Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder and MBA plus PGPM plus PGCM qualified. आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं द आर्म्स एक्ट 1959 के बारे में जिक्र कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है डिफाइन आर्म्स एम्यूनेशन प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन अंडर द आर्म्स एक्ट 1959 distinguish between the licensing requirement for each category। इसका आंसर होगा द आर्म्स एक्ट 1959 इज ए comprehensive legislation regulating the acquisition, possession, manufacture, sale and the import export of arms and ammunition in India। सेक्शन 2 बताता है define key term and the act establish a graded licensing regime based on the lethality and potential for misuse of body। Definitions under section 2 आर्म्स सेक्शन 2 का भी आर्म्स एक्ट सेक्शन 2 का भी बताता है डिफिनेशन। आर्म्स मीन्स होता है फायर आर्म्स, बाइनट्स, swords, daggers, spear heads, bows, arrows and other weapons, other अस्त्र शस्त्र। weapons means होता है अस्त्र शस्त्र as may be notified by the central government, which include the firearms of all descriptions, whether lethal, non-lethal, accessories designed to diminish the sound of discharge। एम्यूनेशन सेक्शन 2 का ए डिफाइन करता है। आर्म्स एक्ट में एम्यूनेशन जो है सेक्शन 2A में डिफाइन करता है। एम्यूनेशन मीन्स होता है बुलेट्स, कार्टरिज, सील्स, ग्रेन्स, बॉम्ब्स, अदर मिसाइल्स डिजाइन टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम फायर आर्म्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इम्पेटी, cartridge, fusage, propellant, पाउडर। प्रोहिबिटेड आर्म्स सेक्शन 2 का आई हमें बताता है प्रोहिबिटेड आर्म्स को मना करना। प्रोहिबिटेड आर्म्स सेक्शन 2(1) दीज आर आर्म्स स्पेसिफिकली नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज प्रोहिबिटेड फॉर सिविलियन पोजीशन। दे इंक्लूड ऑटोमेटिक फायर आर्म्स में जैसे मशीन गन्स हो गया, सब मशीन गन्स हो गया, सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट रिफाइल्स, फायर आर्म्स विथ साइलेंसर्स, फायर आर्म्स डिस्टिंग्विश एज अदर ऑब्जेक्ट्स। प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन सेक्शन 2 का एच, एम्यूनेशंस को प्रोहिबिटेड करना, मना करना सेक्शन 2 का एच हमें बताता है आर्म्स एक्ट 1959 में। दिस इंक्लूड आर्मोर्ड presiding ammunitions, explosive bullets and the ammunition designed for prohibited arms। licensing requirement डिस्टिंक्शन लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट में कैटेगरी होता है। कैटेगरी नॉन प्रोहिबिटेड आर्म्स, शॉर्ट गन्स, राइफल्स। कैटेगरी में नॉन प्रोहिबिटेड आर्म्स, शॉर्ट गन, राइफल्स। लाइसेंसिंग अथॉरिटी में लाइसेंसिंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो शॉर्ट गन राइफल होता है उसका लाइसेंसिंग अथॉरिटी किसके पास होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास और कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास। कंडीशन क्या होता है? सेक्शन 3 हमें डिफाइन करता है गुड फेथ, नो डेंजर टू पब्लिक पीस। पब्लिक पीस पे वो डेंजरस रूप से नहीं होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। ईयर रिन्यूअल 3 साल में उसको शॉर्ट गन राइफल को 3 साल में रिन्यूअल करवाना पड़ता है। प्रोहिबिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस अथॉरिटी, प्रोहिबिटेड का मतलब मना कौन कर सकता है? लाइसेंस अथॉरिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सेप्शनल या 3 साल। कैटेगरी, अब कैटेगरी में आए आर्म्स सेक्शन 7 हमें डिस्कस करता है लाइसेंस अथॉरिटी के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लाइसेंस अथॉरिटी में क्या होना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए? सर्कमस्टांसेस थ्रेट टू लाइफ, स्पोर्ट या
म्यूजियम, स्पोर्ट्स या म्यूजियम या किसी के लाइफ को थ्रेट करना, धमकी देना। इस परिस्थिति में वैलिडिटी स्ट्रिक्टली रिन्यूएबल, और इसमें आर्म्स सेक्शन 69 में सेक्शन 7 में आपको स्ट्रिक्टली रिन्यूअल करवाना होगा। एम्यूनेशंस में क्या होता है, लाइसेंस अथॉरिटी में सेम एज करस्पॉन्डिंग आर्म्स लाइसेंस, ठीक है। क्वान्टिफाई द लिमिट्स बेस्ड ऑन जेन्यून कोटर मीनस with arms license. Prohibited ammunitions, central government only for prohibited arms license holder, strictly regulated. Prohibited arms, absolute prohibitions under section 7. Absolute means अत्यंत या आवश्यक, absolute prohibition अत्यंत मना करना, अंडर सेक्शन 7। नो पर्सन शैल एक्वायर्ड पोजेज कैरी एनी प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनेशंस unless they specifically authorized by central government. The burden of proof lies on the accused to show lawful authority under section 25 का 1A। बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो एक्यूज के ऊपर लाई करेगा, और लॉ अथॉरिटी को सेक्शन 25(1) के अंतर्गत यह लॉ अथॉरिटी को दिखाना पड़ेगा। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में गणेश चंद्रा भट्ट वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा 1993 का यह मुकदमा है। इसमें बताया था द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लाइसेंसिंग अथॉरिटी मस्ट एक्सरसाइज डिस्क्रिशन जुडिशियली and consider genuine need, character and antecedent of the applicant in state of यूपी वर्सेस नरेश 2011 का मुकदमा है। इसमें कहा द कोर्ट रूल्ड द कैरिंग आर्म्स विदाउट ए वैलिड लाइसेंस इज ए सीरियस थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, अट्रैक्ट द स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। इसमें आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगा। फिर उसके बाद आइए आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट में 1959 में एस्टेब्लिश एंड हायरार्की ऑफ कंट्रोल। आर्म्स एक्ट 1959 में जो एस्टेब्लिश हुआ था, इसका कंट्रोल करने का हायरार्की क्या है? फ्रॉम रेगुलेटेड लाइसेंसिंग फॉर ऑर्डिनरी फायर आर्म्स टू एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस फॉर प्रोहिबिटेड आर्म्स। द लाइसेंसिंग रिजाइन बैलेंस इंडिविजुअल सेल्फ डिफेंस विथ कलेक्टिव सिक्योरिटी, बट implementation gaps such a fake license and the illegal arms trafficking remains challenge, particularly in Naxal affected region of Jharkhand. Naxal affected region of Jharkhand। आपका क्वेश्चन ये जो है, इसका आंसर जो है ये इसका कंप्लीट हो रहा है। ये आपका आंसर इतना ही लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन में बता रहा है डिस्कस द ऑफेंस एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 25, 27 एंड 29 ऑफ आर्म्स एक्ट 1959। हाउ हैज़ द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेड पोजीशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस ऑफेंस। इसका आंसर लिखेंगे सेक्शन 25, 27, 29 ऑफ आर्म्स एक्ट 1959 कॉन्स्टिट्यूट द पीनल कोड ऑफ द एक्ट डीलिंग विथ अनऑथराइज्ड पोजीशन यूज इन प्रोहिबिटेड एरिया, manufacture, transport of arms without license. The interpretation of position by the Supreme Court has been pivotal in distinguishing actual position from mere custody and constructive position. Section 25 Arms Act में 1959, आर्म्स एक्ट 1959 में सेक्शन 25 डिस्कस करता है पोजीशन ऑफ आर्म्स एम्यूनिशंस, आर्म्स या एम्यूनिशन विदाउट लाइसेंस। सेक्शन 25(1) का ए डिस्कस करता है पनिशेज पोजीशन ऑफ प्रोहिबिटेड मीन्स मना करना, आर्म्स एम्यूनिशंस विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिनिमम 5 साल एंड फाइन। यदि आपको आर्म्स को मना करने का स्थिति में यदि आपको क्या सज़ा हो सकता है, 5 साल तक की सज़ा हो सकती है मिनिमम, और फाइन इम्पोज हो सकता है। सेक्शन 25(1)(b) का ये बताता है पनिशेज पोजीशन ऑफ नॉन प्रोहिबिटेड आर्म्स एम्यूनिशन विदाउट लाइसेंस विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years एंड फाइन। 25(1) का भी बताया है, होता है नॉन प्रोहिबिटेड माने
की स्थिति में जब आर्म्स के बिना लाइसेंस के यदि आप लेते हैं तो इसमें आपको 3 साल का कारावास हो सकता है। सेक्शन 25(1) का बी बताता है पनिश्ड पोजीशन इन एक्सेसिव क्वांटिटी बियॉन्ड लाइसेंस लिमिट विथ इम्प्रिजनमेंट टू 5 years एंड फाइन। सेक्शन 27 यूज ऑफ आर्म्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफेंस punishable using arms in the commission of an offence punishable with imprisonment not exceeding 7 years with imprisonment for life minimum 7 years and fine. This is graver offence as it involves commission of crime using firearms. अब अपने हाथ से यदि किसी आर्म्स को फायर कर रहे हैं उस सिचुएशन में क्या होगा। सेक्शन 29 मैन्युफैक्चरिंग सेल ट्रांसफ़र विदाउट लाइसेंस। मैन्युफैक्चरिंग हो गया या सेल ट्रांसफ़र बिना लाइसेंस का हो वो सेक्शन 29 हमें डिस्कस करता है। पनिश मैन्युफैक्चरिंग रिपेयरिंग सेलिंग ट्रांसफरिंग कन्वर्टिंग टेस्टिंग प्रूविंग आर्म्स एमिनेशन विदाउट ए लाइसेंस। इसका पेनल्टी होगा, इसका पेनल्टी सज़ा हो सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 साल का सज़ा हो सकता है और फाइन भी इम्पोज करना होगा। इंटरप्रिटेशंस ऑफ पोजीशन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एलोबरेटेड इंटरप्रेटेड पोजीशन। संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1949 का मुकदमा है। मेयर कस्टडी ऑफ ए weapon without knowledge of its character does not constitute possession. Under section 25, possession requires the conscious dominance and control. गणेश चंद्रा भट्ट वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 1993 का मुकदमा है। पोजीशन में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन एग्जिस्ट वेयर द एक्यूज डोमिनेट over the place where the weapon is found. Weapon means अस्त्र, even if not physically holding it. State of यूपी वर्सेस नरेश 2011 का मुकदमा है। ज्वाइंट पोजीशन इज सफिशिएंट ऑफ कन्विक्शन इफ द accused had common intention and knowledge of the weapon presence. उसके बाद मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ 2012 का मुकदमा है। टेम्पोररी पोजीशन फॉर द लॉफुल पर्पस कैरिंग ए लाइसेंस weapon फॉर repairs does not attract section 25. कंक्लूजन में आइए, द आर्म्स एक्ट इम्पोज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फॉर पोजीशन ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स बट मेंस रिया का मतलब नॉलेज, इविल इंटेंशन, आपका इरादा था, बुरा इरादा था, आपका नॉलेज में था, इसेंशियल ऑफ नॉन प्रोहिबिटेड आर्म्स। द सुप्रीम कोर्ट nuanced interpretations ensure that innocent carrying or temporary custodians are not the unjustly penalized, while the deterrent punishment is maintained for armed criminals. आपका जो क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस को डील किया आर्म्स एक्ट का। उसके बाद हम अगले वीडियो में व्हाट आर द पावर सर्च द सीजर अंडर द आर्म्स एक्ट 1959, एग्जामिंग देयर द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड इन लाइट ऑफ आर्टिकल 14, 90, 21 कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो आर्म्स एक्ट में है उसको डिस्कस करेंगे। आर्म्स एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या रिलेटेड है, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। उसके बाद सेक्शन 22, सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 को जी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी में आर्टिकल 14 का इसमें क्या योगदान। इसमें आर्टिकल 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्म्स एक्ट 1959 के कानून में। आर्म्स एक्ट 1959 के कानून में कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी बात है और इसको आपको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको हम आज डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कुछ पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ पॉइंट में क्या है, जैसे बाई एग्रीमेंट। ए कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता क्या है। ए कॉन्ट्रैक्ट, यदि हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाई लॉ। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब वो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होगा। एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रिसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन द 2 पार्टीज। एग्रीमेंट जो होता है 2 व्यक्ति के बीच में एक रिसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, वचन होता है कि हम 2 पार्टी के बीच होता है, लेकिन यह लॉ से रिलेटेड इन्फोर्सेबल नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट में भी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। कॉन्ट्रैक्ट को हम वर्गीकरण कर सकते हैं बेसिस फॉर्मेशन पर। पहला तो होना चाहिए बाई एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट द्वारा होता है। बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से जो स्टैंडर्ड द्वारा होता है। स्टॉपल
प्रोमिजरी बाय। एस्टॉपल जो है वो सिविल मैटर का पॉइंट होता है। सिविल विवाद जो होता है उसमें एस्टॉपल लगता है। जितना भी सिविल मैटर होता है उसमें एस्टॉपल लगाया जाता है। एस्टॉपल प्रोमिजरी बाय जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो ऑफेंस होते हैं या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन होते हैं उसको हम एस्टॉपल के रूप में यूज कर सकते हैं, जिसको सिविल मैटर से संबंधित किया जाता है। द लॉ कॉन्ट्रैक्ट कन्फाइन itself the enforcement of voluntary created civil obligation. It does not cover the whole range of civil obligation. There are many obligations of civil nature, like those imposed by law created by the acceptance of trust, whose violations may be actionable under the law. Torts या trust, whose violations may be actionable under the law, trust, under the state, but they are outside the field of the contract. प्रपोजल और ऑफर में क्या मतलब होता है? एक प्रपोजल को हम ऑफर भी कहते हैं। ए प्रपोजल एंड इट्स एक्सेप्टेंस इज द यूनिवर्सली एक्नॉलेज प्रोसेस फॉर द मेकिंग ऑफ एन एग्रीमेंट। द प्रपोजल इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सेक्शन 2A का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2A डिफाइन करता है प्रपोजल के बारे में एज फॉलो। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस मीन्स होता है इच्छुक या इच्छा जाहिर करना या इच्छुक रहना, डिजायर होना, विलिंगनेस होना। टू डू टू abstains from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such abstinence, he is said to make a proposal. The proposal who makes the proposal is called promisor. Offerer, the persons to whom it is made, is called the proposee. Offeree, the person to whom it made is called the purpose on. Person making the proposal is called the promisor. The person accepting the proposal is called the promise. जब promisor, जब एक व्यक्ति जब किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रोमिस कहलाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफर। ए ऑफर कैन बी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, स्पेसिफाइड, जनरल, या देयर कैन ऑल्सो बी स्टैंडिंग ऑफर। दे क्लासीफाई। ऑफर को हम क्लासीफाई किए हैं एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर होता है क्या? एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर में क्या होता है? ए ऑफर इज सेड टू बी एन एक्सप्रेस ऑफर व्हेन इट इज मेड बाय वर्ड्स क्लियरली स्पोकन। आपका वर्ड जो होना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं, वो क्लियरली स्पोकन होना, यानी साफ सुथरा होना चाहिए। हियर्स, सुनने में भी साफ सुथरा होना चाहिए, और अंडरस्टूड, समझ में भी आना चाहिए। बाय द पार्टी, पार्टी द्वारा। यदि कोई पार्टी कम्युनिकेशन करता है तो उसको वह क्लियरली स्पोकन, क्लियरली हेयर्ड होना चाहिए, क्लियरली रूप से समझ में आना चाहिए। इन फेस टू फेस, फेस टू फेस किसी के साथ आप इंटरेक्शन करते हैं। इन द टेलीफोनिक कन्वर्जन, टेलीफोनिक कन्वर्जन द्वारा भी होता है एक्सप्रेस ऑफर। एंड एक्सप्रेस ऑफर कैन ऑल्सो बी मेड इन रिटेन फॉर विच इज डिलीवर बाई हैंड बाई पोस्ट। एक्सप्रेस ऑफर जो होगा वो रिटेन द्वारा ही डिलीवर किया जा सकता है। देयर बाई इम्प्लीकेशन ए डम पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एन एक्सप्रेस ऑफर। अगर एक डम पर्सन है वो एक्सप्रेस ऑफर के लिए योग्य नहीं होता, इनकेपेबल होता है। एट लीस्ट ओरली, अनलेस इफ साइन लैंग्वेज यूज इज कम्युनिकेटेड, यूज साइन लैंग्वेज एंड यूज इन कम्युनिकेटेड थ्रू इंटरप्रेटर। सिमिलर कम्युनिकेटेड मीन्स होता है मैंने एक दूसरे के थ्रू कम्युनिकेशन पावर होना चाहिए, दूसरे को कम्युनिकेट कर सके। आप MBA करते हैं, मैनेजमेंट में भी कम्युनिकेशन स्किल। MBA का मतलब होता है कम्युनिकेशन पावर। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, या आप लॉयर हैं, चाहे MBA हैं, चाहे CA हैं, आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि काम करेंगे तो आपको प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। आज जो गोवा में जितने भी एडवोकेट हैं, जो भी पढ़ाई किए हैं, वो लीगल एस्पेक्ट को जानते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के बारे में उनको जानकारी नहीं है। इसके लिए ट्रेनिंग के लिए गोवा में संस्था बन रही है। जैसे जुडिशरी के लिए भोपाल में संस्था है, उसी तरह गोवा में एडवोकेट की ट्रेनिंग के लिए संस्था बन रही है। उसमें आपको प्रोफेशनल एथिक्स भी पढ़ाया जाएगा,
कैसे आप लॉ को इंटरप्रेट कीजिएगा। मेन लॉ में होता है कि इंटरप्रिटेशंस आपके पास कितना पावर है, इंटरप्रिटेशन स्किल क्या है, कम्युनिकेशन पावर क्या है, कैसे आप जज के सामने अपने आप को कम्युनिकेट कर पाते हैं। मेन पॉइंट जो होता है केस में वो कम्युनिकेशन स्किल। यदि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप समझा नहीं पा रहे हैं, प्रेजेंट अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो यू आर नॉट गुड लॉयर, यू आर नॉट मैनेजमेंट। आप अच्छे एमबीए नहीं है, अच्छे लॉयर नहीं है, अच्छे सीए नहीं है। इस अनुसार से प्रोफेशनल में जाने के लिए प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। प्रोफेशनल इथिक्स होता क्या है, कंडक्ट क्या होता है, ये सब मैनेजमेंट का पढ़ाई। जो एमबीए आप करेंगे तो उसमें आप लॉ के साथ साथ यदि एमबीए करते हैं, लॉ कर लेते हैं, सीए कर लेते हैं, इसके साथ साथ जब तक आप एमबीए नहीं करेंगे तो आपके पास मैनेजमेंट स्किल नहीं आएगा। मैनेजमेंट को समझने के लिए पूरे मैनेजमेंट पावर चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए, हिंदी कम्युनिकेशन बोर्ड होना चाहिए। तो आप किसी को इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये आपको सरल इंग्लिश में यूज करना है। अब जैसे मान लेते हैं आई राइट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, इसका दूसरा इंग्लिश होता है आई इंस्क्राइब्ड एन इपिस्टिल। अब जो हम वर्ड यूज किए हैं तो ये थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज हो गया। जो अब किसी भी व्यक्ति को यदि हम बोलेंगे आई इंस्क्राइब्ड एन इपिस्टिल, तो वो नहीं समझ पाएगा मैं एक पत्र लिखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज वो हार्ड हो जा रहा है। इसीलिए आपको सरल लैंग्वेज में किसी को कम्युनिकेट करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, या आप लॉ सेक्टर में जाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, या हाई कोर्ट जाते हैं, या सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका उसी लैंग्वेज के अनुसार जिसमें क्लाइंट को सहूलियत हो, जिसमें समझ में आए, उस चीज़ को आप लैंग्वेज का यूज करते हैं कि कम्युनिकेशन पावर होना चाहिए, कम्युनिकेट कर सकें। और जो भी इंग्लिश यूज करेंगे उसको हम सरल लैंग्वेज में यूज करें। इसी को कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर, माने क्लियरली आपको एक्सप्रेस करना होगा, क्लियरली किसी को समझाना होगा। और रिटेन फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ओरल फॉर्म में भी। ओरल एविडेंस, ओरल फॉर्म में क्या होता है कि आपको ओरल कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, स्पोकिंग इंग्लिश बोल्ड होना चाहिए। लीगल प्रोविजन रिलेटेड स्पीकिंग पावर के लिए सबसे बड़ा होता है राइट। पहला तो आप रीडिंग स्किल लीजिए, पहले लिसनिंग, पहला तो सुनिए, किसी भी चीज़ को पहले सुनने का आदत डालिए, लिसनिंग स्किल। फिर उसके बाद आता है रीडिंग स्किल, उसको पढ़िए, जितना पढ़ेंगे। उसके बाद आता है राइटिंग स्किल। अब तब उसके बाद आता है स्पोकिंग पावर, तब आप उस चीज़ के बारे में बोल सकते हैं। यदि फ़ैन के बारे में आपको 10 लाइन इंग्लिश में बोलना है तो पहले उसके बारे में सुनिए कि फ़ैन का क्या क्वालिटी है, कैसे है इसका, उसको पहले आप अपने मन में विचार कीजिए, उसके बाद उसको आप बोलिए। मैं उसके बाद राइटिंग स्किल कीजिए, फिर रीडिंग स्किल कीजिए, उसका राइटिंग स्किल में लाइए, तब उस पर स्पीकिंग स्किल आएगा। तो जब जब तक आप थोड़ी किसी चीज़ को समझेंगे नहीं तो उस चीज़ के बारे में आप ना लिख पाएंगे ना बोल पाएंगे। इसीलिए सबसे मेन पावर है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर से ही कम्युनिकेशन पावर बोल्ड होता है। और कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए पहले आपके पास लिसनिंग स्किल बहुत तेज़ होना चाहिए। आज हमारे देश में क्या है, लिसनिंग पावर नहीं है, जिस कारण से बहुत से एग्जामिनेशन में मैनेजमेंट गड़बड़ाता है, जिससे मैनेजमेंट में बहुत तरह की लॉसेस होते हैं। अब इम्प्लाइड ऑफ़र, अगले वीडियो में इम्प्लाइड ऑफ़र के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें माजी मोहम्मद इसाक वर्सेस मोहम्मद इकबाल का केस है, इसमें बताएंगे। मैनेजमेंट में देखिए, कोई भी मैनेजमेंट में आप जब भी जाएंगे, एमबीए करेंगे या कोई भी कोर्स करेंगे, तो मैनेजमेंट में एकेडमिक नॉलेज को फॉलो नहीं किया जाता है। आप क्या पढ़ाएं कि उससे दिस इज डजेंट मैटर। ये वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। जब तक आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा, आप किसी भी सेक्टर में सर्वाइव नहीं कर सकते। चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हो या एनजीओ में काम करता हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में। तो इस टाइप के जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम, कॉल सेंटर हो गया, कॉल सेंटर को हम कहते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ का मतलब क्या, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बोल्ड होगा। आप दिल्ली चल जाइए, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में चले जाइए, यदि आप इंग्लिश में यदि आप किसी को कम्युनिकेट करते हैं तो आपका वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। यदि आप हिंदी में उसी बात को जिक्र करते हैं तो उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। इसलिए आज के जनरेशन में, आज के यंग जनरेशन में इंग्लिश बहुत ही बोल्ड चाहिए। और इंग्लिश को मजबूत करने के लिए आपको डे टू डे
इंग्लिश पेपर पढ़िए, वर्ड मीनिंग का स्टॉक कीजिए, ग्रामर पे कमांड कीजिए, तब जाके आपका इंग्लिश मजबूत होगा। अचानक आप सोचिएगा कि हम 2-3 साल में इंग्लिश मजबूत कर लें, नहीं कर पाएगा। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स ऑल।